हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो जिसमें मैक्सिमम घात दो की हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ समीकरण लिखे दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0 या एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 या 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 समीकरण लिख लिए हैं। तो हम यहाँ से समझेंगे इन समीकरण के माध्यम से कि किसको हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं, किसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। एक और लिख लेता हूँ कि यहाँ पे 2x प्लस 3 है और इक्वल में 0 है। तो द्विघात समीकरण वो समीकरण होते हैं जिनकी मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात 2 की हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे पहले नंबर में हम देखेंगे तो यहाँ पे घात 2 की है तो ये द्विघात समीकरण होगा। इसी तरह से दूसरे नंबर में हम देखेंगे तो दूसरे नंबर में मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात 2 की है तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। इसी तरह से यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम देखेंगे तो तीसरे नंबर में भी घात 2 की है तो ये भी एक द्विघात समीकरण ही होगा, भले ही इसके साथ बाकी के नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2x है और 3 है यानी x का गुणांक है और अचर पद है। यहाँ पे देखेंगे सिर्फ अचर पद है और x का गुणांक नहीं है, पर घात यहाँ पे 2 की है तो ये द्विघात समीकरण होगा। इसी तरह से यहाँ पे जैसे ही हम देखेंगे तो x की घातें 3 है जबकि अधिकतम घात 2 की होना चाहिए तो वही द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे अधिकतम घात 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, भले ही 2 की घात मौजूद है पर उसमें अधिकतम घात 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे x की घातें 3 है, जो x की अधिकतम घात है वो 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर ये ना होता और एक्स स्क्वायर प्लस 3 बस होता तो ये द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे x बस लिखा है तो इसकी अधिकतम घात 1 होगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमें इतना समझ में आया जिसकी घात 2 हो वही द्विघात समीकरण है, इसके अलावा कोई भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो नाम ही है द्विघात, द्विघात समीकरण यानी जिसकी घात 2 की हो वही द्विघात समीकरण कहलाएगा, बाकी सब नहीं कहलाएंगे। तो इसमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में 8 पार्ट हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला नंबर दिया है कि x प्लस 1 का स्क्वायर है बराबर में 2x माइनस 3 है। तो पहले हमें इस समीकरण को हल करना होगा, फिर बताना होगा कि ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। जैसे हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हमें पता है फार्मूला कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर दिया होता है तो हम पहले वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ पे 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 2ab होता है। इसी तरह से हम यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर इसके बाद 2ab होता है यानी कि 2 और x की जगह x रखेंगे और 1 की जगह 1 रखेंगे। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2, ये a और ये b। 1 का स्क्वायर 1 होता है फिर भी हम लिखे दे रहे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ से देखेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इसी 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। अब ये एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 और x है तो x लिखेंगे। ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 0। यहाँ पे 2x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 6 और 1 हो जाएगा 7 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस समीकरण की जो अधिकतम घात आ गई वो 2 की आ गई तो यहाँ पे ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। अतः यह है द्विघात समीकरण है।
इस तरह से हमें लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण आ गया, इसके आगे हम नहीं हल कर सकते, बस ये यहाँ तक हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 मिलेगा और इसकी अधिकतम घात 2 की मिल गई, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अब सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है और माइनस का 2x है। इसी तरह से -2 का मल्टीप्लाई जब हम 3 के साथ कराएंगे तो ये माइनस का 3 2 जा हो जाएगा 6, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 का इंटू एक्स के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2x। इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 होगा, और ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और इक्वल में बचेगा 0। इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और माइनस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो -2x माइनस 2x हो जाएगा माइनस का 4x, और प्लस का 6 है तो यहाँ भी प्लस का 6 लिखेंगे और इक्वल में 0। तो इसकी भी जो अधिकतम घात आई है वो 2 की आई है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। तो नीचे लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे के सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट इसका दे रखा है कि x-2 और x+1 इक्वल, फिर इसके बाद है x-1 ब्रैकेट में x+3। तो अब हमें इसका मल्टीप्लाई कराना होगा और इसका मल्टीप्लाई कराना होगा। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे x-2 है और x+1 है, तो हम पहले x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कराएंगे, यानी x का हमें मल्टीप्लाई कराना होगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे x-2 है और x+1 है, तो पहले x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x-2 मल्टीप्लाई बाई x, फिर +1 का भी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो प्लस लगा देंगे और x-2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करा देंगे। 1 को हम चाहे आगे लिखें या पीछे लिखें, प्लस का 1 है तो हम प्लस का 1 आगे ही लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई हमें कराना है x-2 के साथ। इसी तरह से यहाँ पे x-1 है तो x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ होगा, यानी x-1 मल्टीप्लाई बाई x, फिर +3 का भी मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो हम प्लस का 3 लिखेंगे और x-1 लिख देंगे। हमें मल्टीप्लाई कराना है। अब x का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा x², और x का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x। इसी प्रकार से प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 1 का इंटू x के साथ कराएंगे तो x होगा, और 1 का इंटू -2 के साथ कराएंगे तो ये -2 हो जाएगा। इधर यहाँ पे x का इंटू x के साथ कराएंगे तो ये x² होगा, और x का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि x1 जा x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 3 है तो 3 का इंटू x के साथ कराएंगे तो 3x होगा, और 3 का इंटू -1 के साथ कराएंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब x² है तो x² लिखेंगे, यहाँ पे -2x में से 1x चला जाएगा, तो अभी माइनस का 1x यानी कि 1x बचेगा। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो -2x में से 1x गया तो माइनस का 1x अभी बचेगा। फिर -2 है तो -2 लिखेंगे इक्वल, इसी प्रकार से x² है, यहाँ पे 3x में से 1x गया तो बचेगा 2x, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस का बड़ा है तो हम यहाँ पे 3x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x बचेगा। इसके बाद -3 बचा है तो माइनस का 3 हम लिखेंगे। अब ये जितना भी पार्ट आया है उसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का x है माइनस का 2 है, और ये x² इधर आएगा तो माइनस का x² होगा, और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x होगा,
और ये माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी और इक्वल में हो जाएगा 0। इसके बाद जो कटेगा उसको काटेंगे तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर पहले कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये माइनस का 2x है और ये माइनस का 1x है, दोनों मिल जाएंगे माइनस का 3x हो जाएगा क्योंकि दोनों के साइन बराबर हैं। तो जब साइन बराबर होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, पर साइन जो होगा वही लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस के 3 में से माइनस का 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसकी जो अधिकतम घात है वो 1 है, यहाँ पे घात 2 नहीं आई है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे x-3 और 2x+1 x-3 हो गया और 2x+1 और इक्वल में फिर x है और ब्रैकेट के अंदर लिखा है x+5। तो इसका भी उसी प्रकार से मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा यानी x-3 और मल्टीप्लाई हमें कराना है 2x के साथ। इसी प्रकार से +1 का भी मल्टीप्लाई इनके साथ होगा और इक्वल में x है तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा x² और x का मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब 2x का मल्टीप्लाई x के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x² क्योंकि x का इंटू x के साथ कराएंगे तो x² होगा। फिर माइनस का 3 है तो -3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ कराएंगे तो 2 3 जा हो जाएगा 6 और x है तो x लिखेंगे। इसी प्रकार से जब 1 का मल्टीप्लाई x के साथ कराएंगे तो 1x हो जाएगा और 1 का इंटू -3 के साथ कराएंगे तो माइनस का 3 होगा। ये जो x² प्लस का दिया है वो इधर आएगा तो ये माइनस का x² होगा और ये प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x होगा और इक्वल में बचेगा सिर्फ 0। यहाँ पे देखेंगे तो 2x² में से 1x² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो 2x² में से 1x² गया तो 1x² अभी बचेगा। यहाँ पे आगे देखेंगे तो माइनस का 6x और माइनस का 5x हो जाएगा माइनस का 11x क्योंकि दोनों के साइन सेम हैं। एक x यहाँ पे बचा हुआ है प्लस का तो उसको भी हम लिख लेंगे। अब इसके बाद माइनस का 3 है तो हम माइनस का 3 भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये x² है, ये -11x में से 1x जाएगा तो माइनस का 10x अभी बचेगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है और माइनस का 3 इज इक्वल 0। तो यहाँ भी अधिकतम जो घात आई है वो 2 की आई है तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से इसका चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं पांचवा पार्ट। इसका पांचवा पार्ट दिया हुआ है कि 2x-1, फिर इसके बाद ब्रैकेट में दे रखा है x-3 इक्वल, फिर है x+5, फिर है x-1। इस प्रकार से हमको ये समीकरण दिया हुआ है। इसमें भी बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम उसी प्रकार से पहले x का इंटू इन दोनों के साथ कराएंगे तो हम लिखेंगे 2x-1 और मल्टीप्लाई बाई x। हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे न दिखें। फिर हम यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई कराएंगे
2x माइनस 1 के साथ, यानी एक बार हमें x के साथ मल्टीप्लाई कराना है और एक बार हमें -3 का मल्टीप्लाई कराना है। इसी प्रकार से हम x का मल्टीप्लाई इनके साथ कराएंगे, यानी x इंटू ब्रैकेट में x माइनस 1, फिर प्लस के 5 का भी मल्टीप्लाई हमें कराना होगा इसी ब्रैकेट के साथ, तो x माइनस 1। अब x का इंटू 2x के साथ कराएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1x और 1x यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। x का इंटू -1 के साथ कराएंगे तो -x होगा। अब यहाँ पे साइन माइनस का है, अभी तक प्लस में आते थे, तो ये -3 का इंटू प्लस के 2x के साथ होगा, तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 2 जा 6x। इसी प्रकार से ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 1 जा 3 इक्वल x का इंटू जब x के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इसी x का इंटू -1 के साथ कराएंगे तो माइनस का x होगा। प्लस का 5 है, प्लस 5 का इंटू x के साथ कराएंगे तो प्लस का 5x होगा, और इसी +5 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। अब आगे यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे -x और -6x, तो हो जाएगा माइनस का 7x, ये प्लस का 3 है, और इक्वल में भी इसी प्रकार से x स्क्वायर, प्लस का 5x में से 1x जाएगा तो माइनस का 4x होगा, और माइनस का 5 है। अब इसके बाद हम इनको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x, और प्लस का 3 है तो प्लस का 3 ही रहेगा, पर इधर वाले जो पार्ट इधर आएंगे तो ये प्लस है तो माइनस होगा, x स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का x स्क्वायर, और माइनस की जो वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी, और इसी प्रकार से माइनस की इधर वैल्यू आएगी तो ये भी प्लस की हो जाएगी। अब हम इसको देखेंगे तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी 1x स्क्वायर अभी बचेगा। -7x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो 7x में से 4x जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा। यहाँ पे प्लस का 5 है और प्लस का 3 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, और इक्वल में बचेगा 0। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इसकी अधिकतम घात है वो 2 की है, तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से इसका 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका 6वां पार्ट। इसका 6वां पार्ट है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल, फिर दे रखा है इसमें कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर हम देखेंगे कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इधर हमें कुछ नहीं करना, जैसे लिखा है वैसे ही हम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस होता है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 है तो हम 2 लिखेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पे 2 2 जब 4 हो जाएगा तो 4x। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, और ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का होगा, और ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस का 4x हो जाएगा, और इक्वल में बचेगा सिर्फ 0।
यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का है और एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए तो कुछ नहीं बचा। 3x और 4x, यहाँ पे 4x है और ये 3x है, तो ये हो जाएगा 7x। इसी प्रकार से माइनस के 4 में से प्लस के 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 और इक्वल में बचेगा 0। तो यहाँ पे अधिकतम जो घात है वो 1 की आई है, 2 की नहीं आई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पार्ट यानी 7वां पार्ट। इसका 7वां पार्ट दे रखा है कि x + 2 की पावर 3 फिर इक्वल है। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 2x ब्रैकेट के अंदर है x² - 1। इसको हमें सॉल्व करना है और बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यहाँ पर x + 2 का क्यूब दे रखा है, तो a + b का क्यूब का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ कि a + b का क्यूब का फार्मूला लगेगा। a + b का क्यूब होता है पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस 3। हम 3ab 2 बार लिखेंगे। अंतर इतना होगा कि पहले वाले में a का स्क्वायर होगा, दूसरे वाले में b का स्क्वायर होगा। तो a + b का क्यूब का फार्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b और प्लस 3ab²। इसको हमें उसी फॉर्म पे लिखना है। तो पहला वाला हो जाएगा x का क्यूब, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 3, फिर यहाँ पे a² है यानी पहले वाले का स्क्वायर और इंटू b की जगह 2 रखा है। इसी तरह से 3a है तो 3a की जगह x है और b की जगह 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2x का यहाँ पे इक्वल होगा और 2x का मल्टीप्लाई x² के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x³ क्योंकि स्क्वायर और एक यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। फिर 2x का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो हमें इसको a + b के क्यूब में लिखना था, तो हमने a + b के क्यूब में यहाँ पे लिख दिया। x का क्यूब होता है x³, 2 का क्यूब होता है 8 यानी कि 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 2 × 2 × 2 तो ये हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे है 3 का इंटू 2 के साथ करेंगे तो 6x² हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, ये क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 3x है और इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है यानी 2 की घाते 2 है तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2x³ है माइनस का 2x है। अब आगे यहाँ पे x³ है तो x³ लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस 6x²। यहाँ पे 4 का इंटू 3 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 12x। और ये जो बराबर में इधर दिया है तो इसको हम इधर लाएंगे, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x³ होगा और माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी 2x और इक्वल में बचेगा 0। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि -2x³ है और यहाँ पे प्लस का x³ है तो -2x³ में से 1x³ चला जाएगा तो अभी माइनस का 1x³ बचेगा। इसी तरह से x² का गुणांक यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x² क्योंकि एक ही बार दिया है। फिर यहाँ पे 12x और 2x हो जाएगा 14x और इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस का 8 है तो प्लस का 8 लिखेंगे और इक्वल में हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अधिकतम घात 3 आई है जबकि द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 की होनी चाहिए और यहाँ पे 3 आई है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये त्रिघात समीकरण है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है।
इस प्रकार से इसका 7वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं 8वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां पार्ट है कि x की पावर 3 है, माइनस का 4x स्क्वायर है, प्लस का माइनस का फिर x है और प्लस का 1 है, इक्वल में है x माइनस 2 का क्यूब। ये हमें दे रखा है। यहाँ भी a माइनस बी का क्यूब लगेगा, तो इसको भी हम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें पता है कि a माइनस बी का जो क्यूब होता है उसका फार्मूला होता है, यानी a माइनस बी का सूत्र होता है, a माइनस बी का क्यूब का सूत्र होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर। प्लस वाले में सब प्लस के होते हैं और माइनस वाले में ये दोनों माइनस के होंगे, और ये प्लस का होगा और ये प्लस का होगा। इधर हमें कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही लिख देना है, यानी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। इधर a माइनस बी का क्यूब लग जाएगा, जैसे वहाँ पे x प्लस 2 का क्यूब आया था, यहाँ पे x माइनस 2 का क्यूब है, तो इसका क्यूब करेंगे तो x क्यूब होगा, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस होता है, फिर b का क्यूब, ये हमारा b है, यानी a की जगह हमें रखना है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ कि a की जगह हमें रखना है x और b की जगह हमें रखना है 2। अब यहाँ पे b का क्यूब है तो हम 2 का क्यूब लिखेंगे, फिर इसके बाद माइनस का 3 है तो माइनस का हम 3 लिखेंगे, a का स्क्वायर, a यहाँ पे x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में b है यानी कि 2। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे a है, a की जगह हमें x लिखना है और b की जगह हमें 2 लिखना है, और b स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये x की पावर 3 है, माइनस 4x स्क्वायर है और माइनस का x है प्लस का 1 है। इधर भी देखेंगे तो ये x क्यूब है और 2 का क्यूब, यानी 2 की घातें अगर 3 है तो उसका वैल्यू होता है 8। इसी तरह 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3x और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे x क्यूब है तो हम x क्यूब लिखेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर है माइनस का x है प्लस का 1 है, ये इधर आएगा तो माइनस का x क्यूब होगा, और ये माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी इक्वल के तो प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे 4 3 जा 12 प्लस का 12x होगा, और इधर आएगा तो माइनस का ये 12x हो जाएगा, और इक्वल में बचेगा सिर्फ 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काट देंगे क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब इसके बाद यहाँ पे 6x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। इसी प्रकार से ये माइनस का 12x है और ये माइनस का 1x है, तो माइनस का 12x माइनस का 1x हो जाएगा माइनस का 13x। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस का 8 और प्लस का 1 यानी कि प्लस का 9 हो गया, बराबर में हम 0 रखेंगे। तो इनको हमने सॉल्व किया तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 की आई है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट दिए थे, 8 के 8 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनको हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हमें उनको हल नहीं करना। जैसे पहला नंबर दे रखा है, पहले नंबर में दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी एक आयताकार भूखंड है। भूखंड का मतलब हम कह सकते हैं कि ज़मीन का एक टुकड़ा है या हम प्लाट कह सकते हैं, और उसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है।
ये इसका क्षेत्रफल है। अब हमें पता है कि अगर आयत है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई अभी नहीं दिया है। फिर आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी जो ये लंबाई दे रखा है वो कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुना। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का दोगुना से एक अधिक है। यानी कि चौड़ाई का अगर हम दोगुना कर दें और उसमें एक जोड़ दें तो लंबाई हमें मिल जाएगी। पर हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, क्योंकि हमें चौड़ाई भी नहीं पता है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो x है। तो जब हम चौड़ाई को x मान लेंगे तो ये लंबाई हो जाएगा यहाँ पे x गुणे 2 प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा 2x प्लस 1। इतना हमें क्वेश्चन से मिल गया। अब बस इसी को हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। जैसा हमें दिया है हमें वैसे ही लिख देना है। सबसे पहले हमें मानना होगा कि माना चौड़ाई बराबर x है। तो लिखेंगे माना एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x है। तो हमने जब चौड़ाई को x माना है तो लंबाई आई है 2x प्लस 1। तो यहीं पे हम लिख देंगे तथा लंबाई बराबर 2x प्लस 1। अब इसका कंप्लीट हो गया काम। अब हम यहाँ पे प्रश्नानुसार डालेंगे। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में हमें यहाँ पे लिखेंगे कि हमें दिया हुआ है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ये हमें दे रखा है और हमें पता है कि आयताकार भूखंड का, अगर आयताकार भूखंड है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो एक चीज़ हमें दिया है कि लंबाई गुणे चौड़ाई है, बराबर में हम रखेंगे 528। लंबाई हमें पता है कि 2x प्लस 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1। और गुणे में चौड़ाई है तो हम चौड़ाई को x माने हैं तो उसको लिखेंगे x, और बराबर में 528 है। x का गुणा 2x के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x का इंटू x के साथ कराते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये 528 है, 528 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 528 और बराबर में हो जाएगा 0। ये हो गया इसका आंसर। तो जैसे हमसे क्वेश्चन में कह रहा था हमें वैसे ही करना है। जैसे कह रहा था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का दोगुना से एक ज़्यादा है, तो हमने चौड़ाई का दोगुना कर दिया और एक ज़्यादा कर दिया। चौड़ाई को हमने x माना था। इसके बाद कह रहा था आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 है, तो हमने 528 लिख दिया। क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई हमें पता है कि 2x प्लस 1 है और चौड़ाई भी हमें यहाँ पे x पता है। हम दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये द्विघात समीकरण के रूप में हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है कि दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लिया 5, तो 5 के बाद जो नंबर आता है वो 5 + 1 यानी कि 6 होगा। अगर मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 7, तो 7 के बाद आता है 7 + 1 यानी कि 8, उससे एक ज़्यादा, यानी 7, 7 के बाद 8 आता है। पर यहाँ पे हमें नंबर नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक एक तो हम ले लेंगे यहाँ पे x और दूसरा हम ले लेंगे x के बाद यहाँ पे x + 1, क्योंकि जैसे मैंने एक यहाँ पे नंबर 7 लिया है, तो 7 में से एक ज़्यादा हम जोड़ेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 7 की जगह x मान लिया, 7 की जगह हमने मान लिया x, तो अगला नंबर जो होगा वो x + 1 होगा। इसी तरह से अगर 3 क्रमागत कहता तो x, x + 1, x + 2 होता। अगर 4 क्रमागत कहता तो x, x + 1, x + 2, x + 3, इस तरह से हम ले लेते। अब कह रहा है कि इनका दोनों का जो गुणनफल है, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x × x + 1, यानी इन दोनों का अगर हम गुणा करा देते हैं तो इसका जो गुणनफल आता है वो 306 है। तो अब गुणा करा देंगे, x का गुणा x के साथ तो ये हो जाएगा x² प्लस x का गुणा 1 के साथ तो x, और ये बराबर में 306 है। इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा और बराबर में 0। बस ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। तो यहाँ से दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब सॉल्व करते हैं इसका तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की जो माँ है तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। फिर इसके आगे लिखा है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम रोहन की वर्तमान आयु मान लेंगे कि रोहन की जो वर्तमान आयु है वो x है। लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। अब कह रहा है जो रोहन की माँ है वो 26 साल बड़ी है, तो हम यहाँ पे रोहन की माँ की आयु निकाल लेंगे। माँ की आयु बराबर हो जाएगा x + 26। अब जैसे हम ये ऐसे समझेंगे कि रोहन की आयु अगर 10 साल है तो उसकी माँ की आयु जो होगी वो 10 + 26 हो जाएगा, यानी क्योंकि 26 साल बड़ी है तो अगर इसकी उम्र 10 साल है तो इसकी उम्र हो जाएगी 36 साल। अगर इसकी उम्र 20 साल है तो इसकी उम्र हो जाएगी यहाँ पे 20 + 26 यानी कि 46 साल। इस तरह से क्वेश्चन दिया है, तो हमने रोहन की वर्तमान आयु x मान लिया, तो माँ की आयु हो जाएगी x + 26, क्योंकि ये 26 वर्ष बड़ी हैं। अब इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद, यानी ये वर्तमान आयु है तो 3 वर्ष बाद हम देखेंगे। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद देखेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु x है, तो 3 साल बाद ये हो जाएगा x + 3, x + 3 हो जाएगा। जैसे हम मान लें यहाँ पे कि रोहन की आयु 10 साल है तो 3 साल बाद ये हो जाएगा 13 साल का, पर हमने x की जगह 10 माना है तो ये हो जाएगा x + 3। तो 3 साल बाद जो इसकी आयु होगी वो x + 3 हो जाएगी, और माँ की जो आयु होगी वो x + 26 में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम 3 जोड़ेंगे तो ये x + 29 हो जाएगी, यानी 3 साल बाद माँ की आयु x + 29 हो जाएगी।
और इन्हीं का कह रहा है आगे कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो 3 साल बाद रोहन की आयु x+3 है और माँ की आयु हो जाएगी x+29 और इनका जो गुणनफल है वो 360 है। ये हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। हम उसी प्रकार से पहले x का गुणा x+3 के साथ कराएंगे, फिर 29 का भी गुणा कराएंगे इन दोनों के साथ, अब बराबर में 360 है। तो जब हम यहाँ पे x का गुणा x के साथ कराएंगे तो ये होगा x² और x का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो ये होगा 3x। इसी प्रकार से 29 का गुणा x के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 29x और 29 का गुणा हमें इसके साथ कराना है तो ये हो जाएगा 87 यानी 87 और ये बराबर में 360 है तो इधर आएगा तो ये माइनस का 360 हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 0। तो हमें x का इंटू पहले x के साथ कराना था तो x² हो गया, x का इंटू 3 के साथ कराएंगे तो 3x होगा, 29 का इंटू x के साथ कराएंगे तो 29x होगा और 29 का इंटू 3 के साथ कराएंगे तो 87 हो जाएगा और इक्वल में 360 था तो इधर लाएंगे तो ये 360 माइनस का होगा क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x², 29x और 3x हो जाएगा यहाँ पे 32x। अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि 360 में से 87 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इससे 1 लेगा तो ये हो जाएगा 10 और ये बचेगा 5। 10 में से 7 गया 3 बचा। अब ये 5 है ये 8 है, ये इससे लेगा तो ये 15 होगा और यहाँ पे 2 बचेगा। 15 में से 8 गया तो यहाँ पे बचेगा 7 और ये हो जाएगा 2। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 में से 87 को तो ये आएगा 273 और इक्वल में 0। हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था तो यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया और इस एक्सरसाइज का यानी क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो टोटल दूरी तय करती है 480 किलोमीटर की और वो भी समान चाल से। समान चाल का मतलब होता है कि ना उसकी दूरी कम मतलब उसकी चाल कम हो रही है ना उसकी चाल बराबर हो रही है, उसकी जो स्पीड है वो बराबर है। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। आगे लिखा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो जो हमसे पूछा है सबसे पहले उसी वैल्यू को हम मान लेंगे। हमसे यहाँ पे पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेंगे x। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x। अब इसके बाद हमें पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के। दूरी बटे चाल के ये सूत्र होता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अगर हमें समय निकालना है तो समय को हम इधर लाएंगे और चाल को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें पता है दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर की है। तो हम दूरी की जगह लिखेंगे 480 किलोमीटर क्योंकि वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चाल हमने यहाँ पे मान लिया है x, तो चाल हम यहाँ पे रख देंगे x। तो समय निकल करके आ जाएगा 480 बटे x। तो यहाँ पे लिख देंगे तथा समय बराबर 480 बटे x। ये हो गया। हमने चाल मान लिया x, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमें 480 दे रखा है तो हमने 480 रख दिया।
चाल को हमने x माना है तो चाल की जगह हमने x रख दिया, तो समय बराबर हो गया 480/x हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कह रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, यानी कि जो चाल है x है उसको हम 8 किलोमीटर कम कर दें। जैसे हम मान लें कि चाल रेलगाड़ी की 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको हम 8 कम कर दें तो ये हो जाएगा 12। पर हमने चाल को यहाँ पे माना है x, तो ये हमें x माइनस 8 लिखना होगा क्योंकि हमने 8 किलोमीटर उसमें कम कर दिया। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होता तो वह उसी दूरी को तय करने में, यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे और समय लगता। यानी हम चाल को कम करते हैं तो समय हमारा ज़्यादा लगेगा, चाल को बढ़ाएंगे तो समय हमारा कम लगेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में पहले हम देखेंगे यहाँ पे समय बराबर तो हमारा 480 है, तो हम उसको लिख लेंगे 480/x। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 घंटा अधिक समय लेता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और लिखेंगे कि दूरी तो हमारी वही 480 है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये समय 1 हो गया, ये समय 2 हो गया। तो जब हम समय 2 निकालेंगे तो दूरी तो हमारी वही 480 किलोमीटर की रहेगी। चाल में सिर्फ क्या करना है कि घटा देना है 8। तो इनका जो अंतर आएगा, अंतर का मतलब है कि इनका जो माइनस आएगा वो हो जाएगा 3 के बराबर, क्योंकि 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो 3 घंटा ज़्यादा समय लेगा तो हमें क्या करना होगा, 480/x में से 480/x माइनस 8 को घटा देंगे, अब बराबर में 3 रखेंगे। बराबर में हम 3 रख देंगे, यानी दोनों के समय में डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 का आ रहा है। दोनों के समय में जो अंतर आ रहा है वो 3 घंटे का आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 480, ये पहले का है समय है, और जब यहाँ पे इसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड जब कम कर दिया तो यहाँ पे 3 घंटा समय अधिक लग रहा है, तो हमने इक्वल में 3 रख दिया। या हम दूसरे तरीके से भी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले समय जो दिया हुआ था वो 480/x दिया हुआ था। अब कह रहा है कि 480, दूरी तो वही है, दूरी वही है, पर यहाँ पे क्या किया है कि चाल को उसने 8 किलोमीटर कम कर दिया है। तो चाल में हमने कम कर दिया 8 किलोमीटर, तो जो समय है वो 3 घंटा ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा के लिए हम जोड़ते हैं। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 480/x और माइनस का 480 में हो जाएगा x माइनस 8 और बराबर में यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3। अब इनका हम गुणा भाग करा लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 8 का गुणा 480 के साथ होगा। ये तो हम ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ से कि 480 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 480 है, यहाँ भी 480 है, तो 480 दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो ये बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, अपान में x बचेगा, ये माइनस है, और यहाँ पे 1/x माइनस 8 है और इक्वल में 3 है। हम चाहें तो 3 से इसको काट सकते हैं, 3 1 के 3, और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 160। तो हमने इसको काट दिया, ये हो गया 160। ब्रैकेट में x माइनस 8 है और यहाँ पे x है, तो x माइनस 8 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा। इस x का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और x यानी कि क्रॉस इनटू करा दिया गया है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, यानी जैसे x है और x माइनस 8 है, इन दोनों का हमें गुणा करा करके नीचे रखना है। तो जब x का गुणा x के साथ कराएंगे तो ये होगा x², और x का गुणा 8 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8x। तो इन दोनों का जो गुणा आएगा वो हो जाएगा x² माइनस का 8x, और बराबर में यहाँ पे 1 बचा है। यहाँ पे देखेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, यानी 160 गुणे माइनस का 8। जो x² माइनस 8x बटे में है इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 1 के साथ गुणा कराएंगे तो यहाँ पे x² माइनस 8x ही रहेगा।
अब 160 का गुणा 8 से करा देंगे। यहाँ पे 160 का गुणा जब 8 से कराएंगे तो 16 अट्ठे होता है 128 और जीरो है तो हम जीरो लगाएंगे। अब माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। बराबर में है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब इस माइनस के 1280 को यानी 1280 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का होगा। तो पहले लिखा है एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस का 8x, फिर यहाँ पे 1280 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1280 होगा। इक्वल में इधर जीरो बचेगा तो हम चाहे इधर इक्वल लगाएं या इधर इक्वल लगाएं, दोनों में आंसर वही आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल 0। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ से एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.2 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।